मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं गौरव भाटिया जी, क्योंकि अब खबर ऐसी आ रही है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इजरायली मीडिया ने दावा किया, इंटरनेशनल मीडिया का दावा है, पाकिस्तान का दावा है कि ऐसा मुमकिन है कि ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और जो उनके ऑनवॉय है, पीस ऑनवॉय स्टीव विटकॉफ, उनके साथ नहीं लेकिन जेडी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके साथ इस्लामाबाद में बातचीत हो सकती है। भारत सरकार इसको किस तरह से देख रही है? और अभी भी जब हम ये शो कर रहे हैं तो सर्वदलीय बैठक चल रही है, क्या सोच रही है सरकार इस पर? अंजना जी, देखिए, सबसे पहले तो जो बात आपने कही, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे एक ही बात कही है, ये जो समय है ये युद्ध का नहीं है, ये शांति का, बुद्ध का समय है। और मैं समझता हूं भारत जब करीब करीब 25 दिन हो गए हैं युद्ध के, तब भी अगर कोई देश मजबूती से खड़ा है और इस मुश्किल समय का सामना कर रहा है तो वो भारत ही है। और हम तो हमेशा से कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, और कोई भी अगर मतभेद हैं तो बातचीत से ही हल हो सकते हैं। यही बात भारत ने कही है, चाहे इस युद्ध की बात हो, चाहे रूस और यूक्रेन के युद्ध की बात हो। और आपने क्योंकि बात की अंदरूनी राजनीति की, तो मैं एक बात जरूर कहूंगा, जब दो जहाज गैस लेकर भारत आए, पूरा भारत समझ गया कि हमारी कूटनीति में कितनी बड़ी जीत है कि आज हमारे साथ अमेरिका भी है, हमारे साथ ईरान भी बात कर रहा है और इजराइल भी बात करता है। लेकिन विपक्ष नकारात्मक राजनीति करते हुए एक झूठा ट्वीट करता है कि ये जहाज भारत नहीं आ रहे हैं, बाद में वो ट्वीट पवन खेड़ा डिलीट कर देते हैं। आज ऑल पार्टी मीटिंग है। ऑल पार्टी मीटिंग का मकसद क्या है? ऑल पार्टी मीटिंग का मकसद ये होता है, जो कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, कि ये ऐसा समय है जब संकट बढ़ सकता है, पूरे देश को एकजुट हो जाना चाहिए। दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सुझाव दीजिए, सकारात्मक बात करिए। लेकिन आज नेता प्रतिपक्ष उस मीटिंग में नहीं है और बार बार किस तरह के तंज किए जा रहे हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे और नेता हो। और आप ये देखिए, मैं इस बात को कह के अंत करूंगा, इस मीटिंग की अध्यक्षता राजनाथ सिंह जी कर रहे हैं। डिफेंस से रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो वो उत्तर दे सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, कोई संकट अगर देश के अंदर है तो वो भी जो है उत्तर दे सकते हैं। जयशंकर जी विदेश मंत्रालय देख रहे हैं, वो भी रहेंगे, और पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी जी। तो मेरा ये मानना है, विपक्ष को चाहिए था, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को चाहिए था कि वो इस मीटिंग में आते, सकारात्मक सुझाव देते, लेकिन ना वो संसद में रहते हैं जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, और ना वो ऑल पार्टी मीटिंग में आते हैं। इस तरह का रवैया ये नकारात्मक तो है ही, पर जनता इसको नकार रही है। ये आज राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, इनको समझना चाहिए। चलिए रतनलाल जी, मैं आपसे एक जवाब लूंगी, लेकिन इससे पहले जो स्थिति पूरे विश्व में, उस पर मैं चर्चे में की शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि ये अंदरूनी जो हमारी पॉलिटिक्स है और उस पर तो बहस अनंत इस देश में चलती रहती है। सैयद आसिफ रिजवी हमारे साथ ईरान से जुड़ रहे हैं, और आसिफ रिजवी साहब, मैं आप ही से पूछना चाहती हूँ कि एआई वीडियो हम दिखा रहे हैं बार बार, जो ईरान की तरफ से डाला गया है, और एक मीम वॉर भी अमेरिका के साथ इस वक्त अलग अलग देशों में जो ईरान की एम्बेसी है वो कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई पीस प्लान दिख रहा है तो ऐसे में क्या ईरान की भी जिम्मेदारी नहीं है पूरे विश्व को वो ऊर्जा संकट में ना डाले, और अगर कोई भी रास्ता दिखता है तो युद्ध का अंत करे? या फिर हमारा अमेरिका बर्बादी कर रहा है, हर देश को बर्बाद करता है, बोल बोल के इस युद्ध को और खींचना है, पूरे विश्व को इसमें घसीटना है? रिजवी साहब जी। अंजना जी, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, साफ बोले जी। सबसे पहले मैं आपको और अपने व्यूअर्स और पैनलिस्ट को सलाम और आदाब पेश करता हूं। अंजना जी, देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और इस पे जरूरत है हमको कि हम और ज्यादा तवज्जो दें। वो ये कि देखिए, ऐसा नहीं होता है कि कोई भी मुल्क पे हम पहले प्रहार करें, उस पे अटैक करें, उसको मार दें, उसके सुप्रीम लीडर को मार दें, उसके सर्वोच्च नेता को मार दें, और जो हजारों, लाखों और करोड़ों के दिलों में बसते हैं, आप उनकी प्रिय शख्सियत है, उनको आप मार दें और फिर कहें चलिए हम ठीक है पीस की बात करते हैं। ये नहीं होता है। आप देखिए, खुद अयतुल्लाह खामनई साहब ने जो कहा था कि वो जमाना गया
कि हम किसी को टपली मार के और निकल जाएं आगे और कहें कि जो है बस हो गया खत्म करना चाहिए अब ये बात। हमको ये देखना चाहिए कि ये बात शुरू कहां से हुई है। ठीक है, संकट का समय है, हम समझ रहे हैं, और वाकई एज ए इंडियन हम देख रहे हैं कि इंडिया में भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और गैस और पेट्रोल और दूसरी चीजों का, और पूरा मिडिल ईस्ट जो है इसमें गिरफ्तार है। तो इसको बनाया किसने इस बात का? इसका यानी हमको ये नहीं चाहिए कि हम बात थोपते पूरी ईरान पे कि ईरान ऐसा कर रहा है और ईरान ऐसा कर रहा है। हमको ये देखना है, जैसा कि मीडिया देखिए आप खुद, यूरोपियन मीडिया खुद जो है, आज की न्यूज थी, कल की न्यूज थी कि इंग्लैंड में, अमेरिका में, जर्मनी में, हर जगह इसके प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसके अगेंस्ट में, इस युद्ध के खिलाफ। और हमको, हमारी नीति भी यही होना चाहिए कि हम देखें, बैलेंस लेके चलें, ये नहीं कि एक तरफा खेल के लिए। ये अभी फिलहाल जो है सिर्फ एक तरफा हो रहा है। हम ये देख रहे हैं कि नहीं, अमेरिका ने सुझाव दिया और ये देख रहे हैं पीस की बात कर रहे हैं। ये तो ट्रम्प का कार्ड है उनके पास, आप जैसे कि बेहतर जानती हैं, उनके पास प्लान होता है। चलिए प्रमित जी, ठीक है, प्रमित जी इसका जवाब देंगे। रिजवी साहब, प्रमित जी इसका जवाब देंगे। प्रमित जी जवाब दीजिए। वो सीधा कह रहे हैं, और कई लोग अब यकीन करना चाहते हैं। मतलब एक तरफ डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं गिफ्ट मिला है, हॉर्मुज से ही जुड़ा हुआ कोई गिफ्ट है, क्या है मतलब उनके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है? इसके बाद में आ रही है सुशांत जी फौरन। Once again, Anjana ji, it's always a privilege to be on your show. Namaskar to everyone. As you have asked, see, उनके दिमाग में हमेशा एक बात चल रही है, right from day one when he took oath, is America first, America's interest first, and interest of America allies first. कि अमेरिका के अलाई जो हैं वो भी अपने आप को असुरक्षित न समझे, अमेरिका का इंटरेस्ट डेफिनेटली सबसे सर्वोपरि है, एंड पीस थ्रू स्ट्रेंथ, दैट इज हिज पॉलिसी कि भाई पहले अटैक करो, प्रेशर करो, और अगर 1.1 ट्रिलियन डॉलर आप डिफेंस में खर्च करते हो तो किसी देश के या किसी देश के सर्वोच्च नेता को 100 बार ये कहने की इजाजत मत दो कि डेथ टू अमेरिका, और आपके अलाई, आपके मित्र जो है इजराइल, उनको मैं दुनिया के नक्शे से हटा दूंगा। एंड नॉट ओनली दैट मैडम, अगर आप ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो दिस वॉर इज अ वॉर ऑफ डोमिनेंस फॉर लॉन्ग रन बिटवीन चाइना लेड वर्ल्ड और चाइना डोमिनेटेड वर्ल्ड, और अमेरिका लेड वर्ल्ड और अमेरिका डोमिनेटेड वर्ल्ड। और उसमें जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी फ्रेमवर्क के साथ जो अलाइज बने हैं, उसमें अमेरिका का लेड वर्ल्ड या अमेरिका अगर वर्ल्ड ऑर्डर को शेप अप करेगा अपने डेमोक्रेटिक अलाइज को साथ में लेके, तो ये पूरी दुनिया के लिए अच्छा रहेगा। और तभी मैं कहता हूं कि आप जब ये न्यूज दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी, प्रमित जी, ये कैसे अच्छा रहेगा? अमेरिका लेड वर्ल्ड दुनिया के लिए अच्छा रहेगा, ये आप कैसे तय कर सकते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप, एक सेकेंड, डोनाल्ड ट्रंप जब भी सुबह उठते हैं उसके बाद उनका एक नया वर्जन लॉन्च होता है। भाई आज ये देश मेरी बात नहीं सुन रहा, आज ये क्यों रशिया से तेल खरीद रहा है, इस पर टैरिफ लगा दो। फिर एक दिन वो उठते हैं, वो कहते हैं कि भाई 5 दिन के लिए, मंडे जिस दिन मार्केट खुल रहा है, वो कहते हैं भाई 5 दिन के लिए हम पावर प्लांट्स पर हमले नहीं करेंगे। फिर कहते हैं मुझे ईरान से कोई गिफ्ट मिला है। फिर कहते हैं हमारी बातचीत चल रही है, बातचीत बड़ी अच्छी चल रही है। ईरान कहता है कोई बातचीत ही नहीं चल रही। तो ऐसे में ये अमेरिका लेड वर्ल्ड, आप किसको ये हसीन ख्वाब दिखा रहे हैं? नहीं मैडम, अमेरिका लेड वर्ल्ड नहीं, मैंने उसके आगे क्या कहा कि अमेरिका लेड वर्ल्ड मींस वर्ल्ड लेड बाय डेमोक्रेटिक इलेक्टेड कंट्रीज, अ डेमोक्रेसी फ्रेमवर्क व्हिच विल बी फाउंडेशन ऑफ दैट वर्ल्ड, नॉट द ऑटोक्रेटिक लेड वर्ल्ड व्हिच विल बी चाइना, रशिया, ईरान, वेनेजुएला, क्यूबा, ये सब ऑटोक्रेटिक। ठीक है, एक सवाल है सिर्फ आपसे, एक सवाल है। ऐसी स्थिति में अगर अमेरिका इस्लामाबाद भेजता है जेडी वैंस को, आपके उपराष्ट्रपति को, आप सहमत हैं इससे एक भारतीय होते हुए? पाकिस्तान में अगर शांति की बातचीत होती है और डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करने वाला देश आप मानते हैं पाकिस्तान को, एक आतंकी देश को? नहीं मैडम, देखिए, बातचीत होना पाकिस्तान में डजंट मीन दैट वी फुल्ली सब्सक्राइब टू पाकिस्तान व्यू पॉइंट। पाकिस्तान हैज अ वेरी स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल लोकेशन। एक वो अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर को टच करता है। देयर इज अ बिग बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम ईरान। सो जब आप पाकिस्तान में बैठ के बात करते हैं तो एक अच्छा मैसेज जाता है। और देखिए, अच्छा मैसेज जाता है, अच्छा मैसेज जाता है अमेरिका की तरफ से। मैडम, ये नहीं कह रहा हूं कि अमेरिका सब्सक्राइब्स टू पाकिस्तान टेरर एक्टिविटीज, ये बिल्कुल गलत है। आज देयर इज लॉ, मैं फिर मैडम, पाकिस्तान इस पे मत चाहिए, आप जाइए कि मोदी जी और
ट्रम्प की जो दोस्ती है उसको भारत लिवरेज करे लॉन्ग रन पे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भारत जो अभी ब्रिक्स को लीड कर रहा है, ब्रिक्स ब्लॉक को मजबूत करने की किसी प्रकार से कोशिश कर रहा है, उसकी जगह अगर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कंट्रीज के साथ मिलकर अगर इस दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को शेपअप करने में मदद करे तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं, आप उनकी बात पर तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं आपने आयतुल्लाह अली खamenei को मारा है, आप चाह रहे हैं कि मस्करी में अब हम बातचीत के लिए टेबल पे आ जाएं। उसका जवाब दीजिए ना। अरे मैडम, अगर 47 साल से खोमानी साहब का एक ही सपना था कि हमारे अच्छे अमेरिका के जो अच्छे मित्र हैं इजराइल, उसको मैं दुनिया के नक्शे से मिटा दूं, और अमेरिका मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, मैं न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज साम दाम दंडभेद तरीके से पालूं और उस न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज और न्यूक्लियर वॉरहेड्स का अल्टीमेटली अमेरिका के अगेंस्ट में यूज करूं। और आज ट्रंप नहीं मैडम, पिछले 7 राष्ट्रपतियों को अमेरिकन डिफेंस इंटेलिजेंस, अमेरिकन होमलैंड सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एक ही रिपोर्ट देती है कि ईरान एंड फंडामेंटली जिहादी एक्सट्रीमिस्ट रिजीम ऑफ ईरान इज द बिगेस्ट थ्रेट टू अमेरिका। तो क्या प्रेसिडेंट ट्रंप उस उसके बाद में सुशांत सिंह जी के पास जाऊंगी, तो हम उस पर एक्ट नहीं करेंगे? और ये देखिए 15 सूत्री कार्यक्रम का जो आ रहा है प्रोग्राम, उसमें यही है कि आप सैन्य परमाणु कार्यक्रम से दूर रहें। उसके बाद जो संवर्धित यूरेनियम तय समय सीमा में IAEA को सौंपे, नतांज, इस्फहान, फोर्दो परमाणु ठिकाने बंद किए जाएं। दिखा सकते हैं क्या हम स्क्रीन पे जो पहला ग्राफिक्स है? और उसके बाद से जो ईरान को क्या मिलेगा, तो सभी प्रतिबंधों से मुक्ति मिलेगी, सैंक्शन से मुक्ति मिल जाएगी, जो बुशर्ट सिविल परमाणु कार्यक्रम है उसमें सहयोग होगा। क्यों नहीं? आप कैसे लिख सकते हैं हम इसराइल को पोंछ देंगे दुनिया से मिटा देंगे? आप लिखें। और हमने तो देखा है कि खamenei साहब तो भारत में भी जो मुस्लिम है उनकी स्थिति पर लिखते थे, तो ऐसे में क्यों ना नाराजगी हो? बोलिए रिजवी साहब। जी आप मुझसे पूछ रहे हैं। जी मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए जो ईरान है 47 साल से आयतुल्ला खामनेई का शासक है, जो आप लोग कहते हैं। आयतुल्ला खामनेई एज अ सुप्रीम लीडर थे, ठीक है, और खुद ईरान में डेमोक्रेसी है, किस तरह से इलेक्शन होता है, ये सब आपने इससे पहले डिबेट में किया है और देखा है और सुना है। आप कह रहे हैं अमेरिका का अलायंस जो है, अमेरिका बहुत डेमोक्रेसी चाहता है और बहुत अच्छा मुल्क है, ठीक है, मान लिया हमने। ये अमेरिका के साथ जो अलायंस है, ये जो अरब ममालिक है, ये जो अरब कंट्री है, यहाँ पे मोनार्की है या डेमोक्रेसी है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ठीक है। एक दूसरा चीज, अभी वेनेजुएला में क्या हुआ? वेनेजुएला में जो हुआ वो क्या डेमोक्रेसी थी? तो आप वेनेजुएला का बदला थोड़ी ले रहे हैं। नहीं, आप वेनेजुएला का बदला थोड़ी ले रहे हैं, आप तो ईरान पे जो हो रहा है उसका बदला ले रहे हैं ना। लेकिन कहाँ जाके रुकेंगे? कोई डेमोक्रेसी की बात होगी तो सब जगह की बात होगी। जना जी, सुशांत सरीन जी, क्या आप उनकी बात से सहमत है? सुशांत जी और सुनिए ठीक है, पूरा कर लीजिए। हाँ, खेल तो अमेरिका का खेल तो सभी देख रहे हैं ना। अमेरिका ने इराक में क्या किया, सद्दाम को किस उन्वान से आए वहां पे, और फिर क्या किया न्यूक्लियर का बहाना करके और जो कुछ, ठीक है। उसके बाद क्या अफगानिस्तान में क्या किया। मैं ये कहना चाहता हूँ ये खेल पुराना हो गया है, ये गेम पूरी दुनिया देख रही है, समझ रही है और समझ चुकी है कि आप जो है न्यूक्लियर का, आप एटम बम का बहाना करके, आप देखिए इसराइल जो है असल NPT में नहीं है। आप जो है इसराइल इस वक्त एटम बम रखता है, आप उसको नहीं कह सकते हैं कुछ, क्यों नहीं कह सकते? ईरान कर क्या रहा है रिजवी साहब? आप अमेरिका का क्या बिगाड़ रहे हैं? आप अमेरिका का क्या बिगाड़ रहे हैं? आप तो खाड़ी के मुस्लिम देशों पर हमले कर रहे हैं। ऐसा हो जाएगा, फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। फ्यूचर में क्या करेगा ईरान? इनके पास कौन सा नॉलेज है कि ये जो है कह देते फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा? ये गलत है अंजना जी, ये सब इल्जामात है। मेरा एक सवाल है, मेरा एक सिंपल सवाल है, आपने अमेरिका का अब तक क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है अमेरिका का? देखिए अमेरिका का बहुत कुछ बिगड़ चुका है, पूरी दुनिया देख रही है कि अमेरिका, दुनिया देख रही है, छोड़िए ना, क्या बिगाड़ा है? एक बार दिखा दीजिए सुशांत सरीन जी। मतलब इसका कॉस्ट कौन पे करता हुआ दिख रहा है सुशांत जी? अमेरिका जैसा देश, मतलब आप वहां तो हमले कर नहीं सकते हैं, खाड़ी के देशों पर कर रहे हैं आप, बाकी तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं आप। वो तेल गैस जो अन्य देशों को जा रहा था उसको रोक रहे हैं। तो क्या ईरान वाकई अमेरिका को पे करा रहा है? इजराइल पर तो वो हमले कर रहा है, लेकिन अमेरिका डॉलर उसका कई जगहों पर कई देशों के उससे मजबूत हो रहा है, रुपया से भी मजबूत हुआ है। नहीं, देखिए अमेरिका का नुकसान तो हो रहा है, सारे विश्व का नुकसान हो रहा है, बिल्कुल। लेकिन ईरान के भी क्या है, और मैं नेसेसरी नहीं है कि मैं ईरान की जो पोजीशन है उससे सहमत हूं, लेकिन
अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखें, एक देश के ऊपर दूसरे देश ने युद्ध थोप दिया, तो वो देश जो कुछ उससे बन पड़ेगा वो करेगा। अब भाई हमारे तो बड़े अच्छे रिश्ते हैं अरब देशों के साथ, लेकिन वास्तविकता ये है कि अरब देशों की जमीन से ईरान के ऊपर हमले हो रहे हैं। तो ईरान अब क्या करेगा कि अगर आप वहां से हमला करेंगे तो हम आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे, तो वो वहां पर हमला कर रहा है। अगर हॉर्मुज को वो बंद कर रहा है और तेल का दाम विश्व में बढ़ रहा है, तो अमेरिका के अंदर भी तो तेल का दाम बढ़ रहा है ना। ये तो नहीं है कि अमेरिका के अंदर तेल का दाम उतना ही है और उससे ट्रम्प साहब के मतलब कि जिसे बोलते हैं कि उनकी तकलीफें जो है वो बढ़ते जा रही हैं, क्योंकि उनके खिलाफ आवाजें शुरू हो गई हैं। तीसरी चीज ये कि बात भी हो रही है, जो आप 15 सूत्रीय कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, भाई आप 15 एक तो हमारे को पूरा पता नहीं है कि उसमें क्या क्या प्रपोजल क्या क्या है, लेकिन जो आपने अभी तक बताया अपनी रिपोर्ट में अंजना जी, ये बताएं कि आप जो युद्ध करके नहीं ले सके, अब आप चाहते हैं कि आप बातचीत से लेंगे। भाई ये कौन सी दुनिया में होता है कि आपने एक मुल्क के ऊपर युद्ध किया, वहां पर एक अनुमान के हिसाब से, और ये ईरानियों का अनुमान है, लगभग 80,000 जगहों के ऊपर आपने बमबारी की है और वहां पर तहस नहस किया है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिल्डिंग्स को, तमाम चीजों को। और अब आप चाहती हैं कि यार ईरान बोले कि अच्छा यार दुनिया का नुकसान हो रहा है, अब हम कुछ नहीं करेंगे, आपने जो करना आप कर लीजिए। ऐसे तो नहीं होगा ना। तो ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया तो आएगी। और अभी जो कुछ हो रहा है यहाँ पर, हमारे जो अमेरिका से दोस्त बैठे हुए हैं वो बातें तो बहुत कर रहे हैं कि अमेरिका की डेमोक्रेसी और ये वो हमने देखा हुआ है कितनी डेमोक्रेसी की वो करते हैं, और कितनी डेमोक्रेसी अमेरिका के अंदर है। सुशांत जी, एक सेकंड, खबर एक आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें। यूएनएचआरसी में ईरानी हमलों पर चर्चा होगी। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन जागा है, ईरानी हमलों पर चर्चा होगी। खाड़ी देशों में ईरानी हमलों पर चर्चा होगी, मतलब यूएन चार्टर को तोड़ते हुए अमेरिका ईरान पर हमला कर दे, तब सुशांत सरीन जी चर्चा की जरूरत नहीं समझी जाती है, लेकिन ईरानी हमलों पर चर्चा होगी जो कि खाड़ी देशों पर वो कर रहा है। सवाल यही है, देखिए, और सबसे हास्यास्पद चीज तो ये है सुशांत जी कि अब कह रहे हैं कि हॉर्मुज को आजाद करना सबसे बड़ा हमारा लक्ष्य है। भाई इस अटैक के बाद ही तो हॉर्मुज में वो अपना रोक रहा है जहाज ईरान। बिल्कुल सही बात है, लेकिन देखिए ये हमारी प्रॉब्लम है ना अंजना जी। हमारे यहाँ पर हमारे को ये पट्टी पढ़ाई गई कि दुनिया बदल चुकी है और ये कानून की दुनिया है, रूल ऑफ लॉ है, जो दुनिया में कानून ही सब कुछ चलेगा। लेकिन असली कानून तो एक ही है ना, और अमेरिका बहादुर उसका सबसे बड़ा वो है, प्रतीक है, और वो है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अमेरिका ने जो वेनेजुएला में किया, उसका क्या औचित्य? एक इंडिपेंडेंट देश है वेनेजुएला, आपको किसने अधिकार दिया वो जो मर्जी करें अपने देश के साथ? आपको किसने अधिकार किया? और आप झूठ बोलते हैं कि वहां पर से आपके ऊपर ड्रग्स आ रही थी। कोई ड्रग्स नहीं आ रही थी वेनेजुएला से, बिल्कुल बकवास, बिल्कुल झूठ, सरासर झूठ। ये झूठ बोल बोल के अच्छा, और खुद इनके परिवार और इनके आसपास के जो चेले चपाटे हैं, वो आप देख लीजिए ना, अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कैसे प्रॉफिट कर रहे हैं कि ट्रंप साहब 7 बजे एक बयान देंगे, उससे मार्केट उछलेगी, उससे पहले पहले आप निवेश कर दें, तो सारा का सारा पैसा कमा ले और उसके बाद अपना लिक्विडेट कर दे पोजीशन। ठीक है प्रमित जी, प्लीज इसको रिस्पॉन्ड कीजिए। प्रमित जी रिस्पॉन्ड कीजिए, 2 मेहमान बचे हुए, मुझे उनके पास जाना है। प्रमित जी बताइए। हर बार यही देखता हूं कि बहुत ही शॉर्ट साइटेडनेस के साथ यह एनालिसिस होता है कि आज ट्रंप ने एक ट्वीट कर दिया तो शेयर मार्केट के प्राइस बढ़ गए या शेयर मार्केट के प्राइस उतर गए। वेनेजुएला में आपने क्या कर दिया, वहां से ये जितने कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि वेनेजुएला से ड्रग्स नहीं आता है, एज इफ ही इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिज एक्सपीरियंस एंड विजडम। चीफ हो गया आप, सीआईए के चीफ हो गया। That's what I'm saying. So no, अरे भाई, American president will listen to madam, American president will listen to his intelligence chief, or you are कौन से खाते में? अरे American president will listen to his intelligence chief। तो आप कैसे बोलते हैं कि पूर्ण रूप से गलत है? भाई अमेरिकन प्रेसिडेंट जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी को अगर आईबी चीफ और रॉ चीफ को इनपुट देंगे, उस पर वो एक्शन लेंगे ना, नॉट कि कोई बाहर का विदेशी व्यक्ति के एनालिसिस के ऊपर वो इनपुट लेंगे। एंड यू आर सेइंग कि अमेरिका बिल्कुल
तो मैडम, पर दूसरा ये कहना पर चाहूंगा कि ये शॉर्ट टर्म प्रमित जी, एनालिसिस के बजाय प्रमित जी, वॉर इज बिटवीन द प्रमित जी, चाइनीज, मैडम आपको चाइना आपको रशिया आपको का ये alliance- समझ में आ रहा है? ईरान पर बम बरसा रहे हैं, ईरान से जंग लड़ रहे हैं, फिर ईरान से गिफ्ट भी ले रहे हैं, ईरान गिफ्ट दे रहा है। मतलब ये क्या है? मजाक बनी हुई है क्या दुनिया? भाई लोगों के घरों तक इसकी आंच पहुंच रही है गैस तेल से। मैडम, उनकी जो टोन है दैट कुड बी लिटिल बिट अनकन्वेंशनल एंड वी कैन डिसएग्री विद थैंक यू। दैट वी कैन डिसएग्री विद दैट। और अमेरिका में डेमोक्रेसी है, इसका उदाहरण भी है कि देयर इज लॉट ऑफ डिसेंट अगेंस्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट्स वॉइस एज वेल, हाई, लेकिन ऑल टाइम हाई। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बताती हूँ, एक बार दिखाइए हमारे दर्शकों को, हमारे दर्शकों को भी दिखाइए। नहीं, जो आप लोगों को दिख नहीं रहा है ना, ये ऑल टाइम हाई। एक सेकंड, ये लॉन्ग टर्म पिक्चर नहीं देख रहे, ये नहीं देख रहे, वो नहीं देख रहे, ये आपको देखना चाहिए। और ये डेटा हम आपके सामने अब रखना चाहते हैं। ईरान में 1500 लोगों की मौत हुई है, 1500 से ज्यादा, 18,551 लोग घायल हुए हैं। इजराइल 18 मौतें हुई हैं, 4,829 लोग घायल हुए हैं। एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान में देखिए जो मरने वालों की संख्या जो सामने आ रही है ऑफिशियली, इजराइल 18, लेबनान 1072 मौतें, 2,966 घायल, बहरीन 3 मौतें, इराक 82 मौतें, कुवैत 6 मौत, ओमान 3, सऊदी अरब 2 की मौत, यूएई 8 की मौत। ये सब आपको लॉन्ग टर्म दिख रहा है, ये लॉन्ग टर्म है। देखिए, हाँ? शॉर्ट टर्म पेन्स हैं, ये शॉर्ट टर्म पेन्स हैं, और बिल्कुल है। और हमको क्योंकि हमारे घर पे पूरी बॉम्ब दुनिया नहीं गिर में रहा है, इसलिए ये परेशानी है। शॉर्ट टर्म पेन्स दिखते हैं लोगों का मरना। नहीं मैडम, शॉर्ट टर्म पेन तो है ही। और अमेरिका में भी लोग परेशान हैं। अमेरिका में भी जो वॉइसेस हैं कि युद्ध खत्म करो, ये इसी तरह के नंबर्स को देखकर आज जो 130 बच्चे की जो न्यूज आई कि ईरान में मौतें हुई 130 बच्चे की, 90% ऑफ अमेरिका और मैक्सिमम पीपल इन अमेरिका वेर रियली पेन्ड बाय दैट फैक्ट। वो सच है कि नहीं है उतना पता नहीं, दैट इन्वेस्टिगेशन विल से, पर अगर वो सच है तो हम सबको उसका बहुत ज्यादा क्षोभ है और दुख है। बट लॉन्ग टर्म में आप देखिए, जो देश आपको केवल हरमुज से टैंकर नहीं निकालने दे रहा है, पूरे दुनिया में हाहाकार कर रहा है, उस देश के हाथ अगर आप न्यूक्लियर वॉरहेड लाने देते, और न्यूक्लियर वॉरहेड के बाद अगर वो पूरे दुनिया को ब्लैकमेल करता, तो पूरी दुनिया में क्या हाशिए, क्या उसका परिणाम होता, आप उस पर सोचिए। और दूसरा मैडम, लॉन्ग टर्म पे ये होता तो हिंदुस्तानियों को भी वो होता, वो होता तो ये होता, और नहीं। ये होता तो वो होता, इसलिए अमेरिका ने बॉम्ब गिरा दिए, इतने लोग मारे गए। शॉर्ट टर्म पेन है, लॉन्ग टर्म गेन सोचिए। सवाल ये है कि अब बातचीत का रास्ता खोज रहे हैं ना, अब बातचीत का रास्ता खोज कौन ऐसी भाषा बोलता है ये बातचीत का रास्ता होता है? वी विल निगोशिएट विद द बॉम्ब। ये क्या है? मतलब We will negotiate with the position of strength. मैडम, बात करने के तरीके अलग हैं, बट अल्टीमेटली यू हैव टू नेगोशिएट विद पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। और जहां इस्लामिक दाऊदी साहब को दिखाइएगा। दाऊदी साहब, सऊदी अरब क्या सोच रहा है? सऊदी अरब के भी सख्त तेवर दिख रहे हैं। वो कह रहा है कि भाई, और अब तो खबर आई है कि वो ऐसे एयरबेसेस भी खोलने को तैयार हैं जो कि मक्का के बहुत करीब है अमेरिका के लिए। इस युद्ध में क्या सऊदी अरब को यह लग रहा है कि ये आग और फैलेगी तो इससे नुकसान नहीं होगा सभी खाड़ी देशों का? अंजना जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि डिस्कशन में ये बात चल रही थी कि अरब के मुल्कों से ईरान पे अटैक हुआ। मैं सबसे पहली चीज़ ये क्लियरिफिकेशन के लिए बता दूं कि यहाँ से कोई भी अटैक नहीं हुआ, बल्कि सऊदी अरब ने तो शुरू में क्लियर कट कहा कि हम अपने एयर बेसिस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ होने नहीं देंगे। और वहाँ के जो एम्बेसडर सऊदी में थे ईरान के, उन्होंने खुद भी इस बात का स्टेटमेंट दिया है। अगर अपने एम्बेसडर पे यकीन नहीं है तो अब क्या किया जा सकता है। ये एक बात हुई। दूसरी चीज़ ये हुई कि इस पूरे इलाके में अमन, पीस, शांति की ज़रूरत है, और इसके लिए हमेशा से ये तमाम जीसीसी कंट्रीज अपना काम करती रही। और ये बड़ी मिसाल है कि हमारे खुद हिंदुस्तान के लगभग 90 लाख 1 करोड़ के आसपास लोग यहाँ खुशहाली के साथ रहते हैं। और यहाँ पे अगर इस तरीके के अटैक्स हुए हैं, चले एक पहलू तो ये है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे अटैक किया, और रिटेलिएट करके जो ईरान ने किया अपने पूरे पड़ोसियों को, जिस तरीके से हालात अच्छे होते रहे थे, बीजिंग एग्रीमेंट की धज्जियां उड़ा दी। ईरान ने भी इंटरनेशनल लॉज की धज्जियां उड़ाई। ऐसा नहीं कि ईरान पीछे रहा, यहाँ भी मासूमों की जाने गई। और यहाँ पे जिस तरीके से दुनिया की पूरी इकोनॉमी, जो ताका अरबी में कहते हैं ना, ताका, उसको हिंदी और उर्दू में हम ताकत कहते हैं, जो एनर्जी पूरी दुनिया की ताकत होती है इकोनॉमी की, उसको कहीं ना कहीं हॉर्मुज की तरफ से जो रोका गया, उसके बाद आप देखें कि कैसे पूरी दुनिया में हालात
एक तरह से बिगड़ते नजर आए। कौन कौन से जो बेसिस इस्तेमाल हुए हैं आप हमें बताइए, जो आप लोग बार बार कहते हैं ना ब्लैंकेट स्टेटमेंट कि खाड़ी देशों के बेसिस इस्तेमाल हुए हैं, कौन सा बेस, नाम बताइए। मना किया गया है, सऊदी अरब ने तो मना किया। ठीक है, और पूछते उनके हैं ना रिजवी साहब से, ने इस बात बताइए। को कहा। बोलिए रिजवी जी। मामला गड़बड़ हो गया। रिजवी साहब, बेस का नाम बता रहे थे आप, आ गए? रिजवी जी, कौन से देश का कौन सा बेस अमेरिका ने इस्तेमाल किया है ईरान पर अटैक के लिए? जी अंजना जी, देखिए ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है, फिर छिपी नहीं है रिपोर्ट सर, की तरह की मौजूद है। जहां आप बताएं ना सर, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आपको दुनिया को छुपी है नहीं छुपी है छोड़ दीजिए। देखिए कौन सा बेस, देखिए नाम बताएं ना सर। बात मुगालते से नहीं होती है। हम देखिए ये कहना चाह रहे हैं कि अंजना जी, मुझे ये थोड़ी सी बात समझनी है कि रिफ्यूलिंग हुई या नहीं हुई, के अंदर इमारात से, यूएई से रिफ्यूलिंग हुई या नहीं हुई, कतर से हुई या नहीं हुई, बहरीन से हुई या नहीं हुई। हमने पहले ही कहा था, हमने इससे मुराद ईरान ने पहले ही कहा था कि देखिए किसी बेस का अगर अमेरिका ने इस्तेमाल किया किसी भी, क्योंकि अभी जैसा आपने कहा कि आप अमेरिका का क्या बिगाड़ लिया, अमेरिका को यह मालूम था कि ईरान जो है 10,000, 12,000, 18,000 किलोमीटर हम पे अटैक नहीं करेगा। इसलिए ईरान ने किया क्या, अमेरिका ने किया क्या, वो ये कि इनके कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाई ईरान की तरफ। ईरान ने, अमेरिका ने पूरी और आपने अमेरिका और इजराइल की लिखी हुई स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू कर दिया, रख के गोली चलाई है। और रिजवी साहब, उसके बाद आपने अमेरिका और इजराइल की स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू कर दिया, खाड़ी देशों में बर्बादी करने लगे, आप वहां पर अटैक करने लगे, हॉर्मूज ब्लॉक करने लगे, जिससे पूरी दुनिया आपकी दुश्मन बन गई। इंटरव्यू देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे कि खुद ट्वीट किया उन्होंने कि मुझे ऐसी तवक्को नहीं थी कि ईरान इतनी जल्दी जो है हम पे रिटर्न अटैक करेगा, और हम असल सोच नहीं सकते थे कि ईरान के पास इतना पावर है, इतनी मिसाइल से, इतने ड्रोन से। आप देखिए ना, उनका परसों का ट्वीट देख लीजिए, कल का ट्वीट देख लीजिए, बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ट्रम्प। और गिफ्ट की बात रही तो हैरानी से आप इतने खुश हो जा रहे हैं रिजवी साहब, ये बहुत अच्छी बात है कि ट्रम्प को आपने हैरान कर दिया। इस बात से आप खुश हो रहे हैं तो खुश हो लीजिए। एक सेकंड, आप ही ने कहा ना वो हैरान हो रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं। अरे भाई, उनकी हैरानी से क्या होगा, लोग मर रहे हैं, युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं होता है। बहुत अच्छा गिफ्ट मिल रहा है हमें, तो दिया ना, ईरान ने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया। अब्राहम लिंकन को आज टारगेट बनाए क्रूज से, तो ये गिफ्ट दिया, तो शायद वो इसी की बात कर रहे होंगे। इस पे मुझे हंसी आ रही थी कि ईरान की तरफ से एक गिफ्ट मिल रहा है। ठीक है रतन लाल जी, अब आपके पास मैं एक बार आ रही हूँ। रतन लाल जी, आज बड़ा सवाल ये है कि ये जंग हो रही है, और क्या सरकार की जो मौजूदा विदेश नीति है, सर्वदलीय बैठक भी हो रही है, विपक्ष उनके संग है? नहीं, अभी तो बैठक हो रही है, उसमें क्या हुआ नहीं हुआ तो बाद में पता लगा क्या हुआ। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस समय भारत अपने विदेश नीति में कहां है। इंटायर पॉलिटिकल साइंस में मास्टर हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, पूरे विदेश में सबसे ज्यादा दौरा कर रहे हैं। रिजल्ट कहां पे है? भारत का कोई मित्र है क्या? और है तो भारत कहे कि हम इजराइल और अमेरिका के साथ है। ये युद्ध इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर थोपा है, और ये दुनिया भर में अमेरिका की दादागिरी चलती है। अफगानिस्तान में भी हुआ, और आपने देखा और कई देशों में। ईरान ने अपने तरफ से कोई ये जंग का ऐलान नहीं किया। अमेरिका कौन होता है कि हर देश के आंतरिक पॉलिसी में वो इंटरवीन करे? कौन होता है? दादागिरी किसने दी उसे? दूसरी बात, मैं थोड़ा सा इतिहास का छात्र हूं, इसलिए इतिहास आज भारत कहीं नहीं, भारत का कोई मित्र नहीं है। ट्रंप के इशारे पे डांस कर रहा है ये सरकार, ट्रंप के इशारे पे। आपको मैं बता दूं कि 2005 में जब इराक पर हमला हुआ था, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने साफ ये कहा था कि ये बड़ी गलती है। आप चलिए थोड़ा पीछे चलिए, नेहरू के समय क्या फॉरेन पॉलिसी था? हम गुट निरपेक्ष रहेंगे, वर्ल्ड पीस यूएन का जो था उसके साथ रहेंगे, और पूरे दुनिया में उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ेंगे, लीड करेंगे। और ये हुआ। इंदिरा जी के जमाने में आ जाइए, इंदिरा जी ने अमेरिका को आंख दिखा के कह रहा हूं, परमाणु परीक्षण भी किया, तोड़ भी दिया पाकिस्तान को, और सिक्किम का विलय भी कर लिया। ये तो कह रहे हैं कि पेशावर में बिरयानी खाएंगे, इस्लामाबाद में पहुंच जाएंगे। पीओके ले पाए? पीओके नहीं ले पाए। तो मैं ये कह रहा हूं कि भारत 12 साल से प्रधानमंत्री मोदी हैं यहां पर,
और इतना फेल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन कभी भारत का नहीं रहा है किसी चीज पे। गौरव जी नेहरू, जवाब गांधी, दीजिए, वो तमाम कह रहे हैं इंदिरा कौन है गांधी, दोस्त, तमाम आज लोग कौन है फिलिस्तीन आपका, पे बोलते थे। कौन दोस्त है? और सुन लीजिए ना, सुन जल्दी लीजिए। पूरा कीजिए। अमेरिका डिक्टेट कर रहा है कि रूस से तेल खरीदो, नहीं रूस से तेल खरीदो, रूस से मत खरीदो, और आप डांस कर रहे हैं। मतलब वो डिक्टेट करेगा आपकी फॉरेन पॉलिसी, आप किससे लेंगे किससे नहीं लेंगे। ईरान आपका मित्र रहा है, उस पे 1 महीना में अब सर्वदलीय बैठक हो। हाँ, देखिए सबसे पहले तो अगर कांग्रेस के प्रवक्ता पीओके की बात करते हैं तो इनको याद दिलाना आवश्यक है कि पीओके दिया किसने। पीओके हमारी जो जमीन थी वो दी कांग्रेस के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने। दूसरी बात, इनकी विदेश नीति शर्मल शेख, मनमोहन सिंह जी पूरे देश को शर्मसार करके आए इजिप्ट में। तीसरा, जवाहरलाल नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई, भारत की भूमि दे दी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की सीट दे दी। लेकिन आज जो बात है, क्या नेता प्रतिपक्ष अपने देश के प्रधानमंत्री को कहता है कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम। मैं इतना कहता हूं, ये जो 2 जहाज आए गैस लेके, ये क्या नहीं दर्शाता कि भारत की जो विदेश नीति है संतुलित भी है और ये मजबूत भी है। हम बात कर रहे हैं ईरान से भी, ईरान भी कह रहा है कि भारत हमारा मित्र है, और अमेरिका और इजराइल भी कहता है। ऑपरेशन सिंदूर में इजराइल ने हमारी मदद करी थी, सोनिया गांधी कहती है ईरान के साथ खड़े हो जाओ। अरे भारत की जनता ने चुना नरेंद्र मोदी जी को क्योंकि आपकी सरकार और आपकी विदेश नीति को जनता ने नकार दिया। मोदी जी की विदेश नीति आज सफल विदेश नीति है, तभी हम फ्रांस से रफेल लाते हैं, अपाचे चिनूक अमेरिका से लाते हैं, रूस से S-400। चलिए यही है, जब अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की भी बात हो रही है तो आपस की लड़ाई पूरी पॉलिटिकल बन जाती है। जो चारों हमारे एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं उनको एक बार फिर से कीजिए। सुशांत जी, हम डेटा भी दिखा रहे हैं, ये अमेरिका में देखिए पॉपुलैरिटी चार्ट्स की क्या हालत है आज डोनाल्ड ट्रंप की। प्रमित जी तो काफी प्रभावित है डोनाल्ड ट्रंप से, लेकिन अमेरिकी उतने प्रभावित नहीं दिख रहे हैं। एंड दीज आर नंबर्स, सर्वे का आपने खुद भी स्वीकारा। सुशांत जी देखिए, अगर आप इन नंबर्स को देखिए तो मतलब 80% एंड अबव आज सहमत नहीं है, ये अपने आप में आईना है। देखिए अंजना, उसका एक कारण है ना कि इस युद्ध को शुरू करने का उद्देश्य क्या था और क्या और इसमें उद्देश्य एक को चीज पूरा भी मैं कर जोड़ना चाहती हूँ सुशांत जी, इससे पहले जब जब युद्ध हुए हैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति की लोकप्रियता हमेशा बढ़ी है, बट इस बार देखिए कि आप और गिरती जा रही है। सुशांत जी, उसका एक कारण ये भी है ना कि तेल के दाम बढ़ गए हैं, तो जो लोगों को तेल $1 का मिल रहा था $5 का मिल रहा है कई कई जगहों पे, और सारा एनर्जी कॉस्ट जब आपका ऊपर जा रहा है तो इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी, तो ऑब्वियसली को ऊपर असर पड़ेगा। उसके बाद ये वाली जो सारी कहानियां आ रही हैं कि ये जो परिवार है और इनके जितने वो लोग हैं वो इसमें से प्रॉफिट कर रहे हैं फ्रॉम द वॉर, कोई प्लान नहीं नजर आ रहा। जहां तो बोलना बड़ा आसान है। प्रमित जी इसका जवाब, थोड़ा वक्त की कमी है सुशांत। नहीं, उन्होंने बड़े सही तरीके से बताया कि बिकॉज गैस प्राइसेस आर अप, इन्फ्लेशन इज अप, और जब वॉर होता है तो नई हायरिंग, मैडम जनरली क्या था अमेरिका में कि फर्स्ट क्वार्टर में कंपनियां नए लोगों को हायर करती थी। बिकॉज ऑफ द वॉर द न्यू हायरिंग हैज आल्सो स्टॉप्ड, सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी शायद थोड़ा सा भी बढ़ेगा। तो ये सभी के चलते डेफिनेटली देयर इज रेजिस्टेंस एंड देयर इज पीपल आर टॉकिंग अगेंस्ट द वॉर। और लॉन्ग टर्म वॉर तो हमेशा ही अमेरिका में कोई चाहता नहीं है। नाइदर प्रेसिडेंट ट्रंप इज लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म वॉर, ही इज वेरी क्लियर कि वो अमेरिका जाएगा। अब ईरान को रिजवी साहब फैसला करना, आपको नहीं लगता ईरान की भी जिम्मेदारी है पूरी दुनिया के सामने? छोटा सा एकदम 2 लाइन। पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो हमारे पैनलिस्ट साथी जो कह रहे हैं कि जो है ऑयल के प्राइसेस और गैस के प्राइसेस, मुझे नहीं लगता ये एक इशू हो सकता है, लेकिन जो असल मामला है वो खुद शहादत। देखिए आप 100 वक्त कितने की इजाजत देता है, चर्चा की जारी रखेंगे।